एवरीवन, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल एम्पायर की लाइनेज। तो लेट्स डिस्कस, बिकॉज ये लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो लेट्स ट्राई टू मेक अ स्टोरी। तो सबसे पहले फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन थे? हमारे बाबर। अब बाबर कौन थे? बाबर ने क्या किया? देखो बिल्कुल सीक्वेंस में ये डेट्स है, 1526, 1527, 1528। 26 से लेकर 30 तक ये रहे, तो सिर्फ 4 साल, 26, 27, 28, 29, 30, अगर हम 26 को इंक्लूड करके चलें तो 5 साल बनते हैं ये। तो इन 5 सालों में ही इन्होंने इतना एक्सपेंशन किया और कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, बेचारे फाइटिंग मोड में ही रहे और लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। तो क्या किया इन्होंने? तो जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था लोधी वाला, सॉरी सुल्तान्स वाला, उसमें जो लास्ट हमारी डायनेस्टी थी वो हमारी थी लोधी डायनेस्टी। अगर हमने ये टेबल ध्यान से देखें हम कि जो लास्ट हमारी डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तान में, ये थी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी में पहले था बहलूल लोधी, और इसके बाद जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी। अब ये लोधी डायनेस्टी को ना अफ़गान डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये अफ़गान डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का जो लोधी था इब्राहिम लोधी, उनकी लड़ाई हुई बाबर से। अब बाबर आए कहाँ से थे? बाबर आए थे जो हमारा पूरा पहले कंसोलिडेटेड था इंडिया, तो यहाँ से काबुल और इस एरिया से, अफगानिस्तान वाले एरिया से ये लोग आए थे। ये हमें पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पे अटैक्स हुए ना वो जनरली इस एरिया से ही हुए, क्योंकि यहाँ तो हिमालयाज़ आ जाते हैं, इधर सब पानी है। अब उस टाइम पे इतना मेरीन वो जो नेवी होती है वो सब तो इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो जो अटैक्स हुए वो इस साइड से आए हैं, यहाँ से हिमालयाज़ बचाते गए हमें। तो इस इधर से बाबर आया और उसने सीधा आके जब करा यहाँ पे अटैक, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोधी रूल कर रहा था। तो इब्राहिम लोधी ने उसको रोकने की कोशिश करी पानीपत में। तो पानीपत में ये फर्स्ट लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसको बोलते हैं, 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी एंड इज अफगान सपोर्टर्स, क्योंकि लोधी को माना जाता है कि ये अफगान था। तो अफगान्स को ही पठान्स भी कहते हैं कई जगहों पर। तो मतलब जब हम हिस्ट्री का कंटेंट पढ़ते हैं ना और एडवांस्ड वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा कि इब्राहिम लोधी बैठा हुआ था दिल्ली में, रूल कर रहा था। बाबर ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आया, काबुल कुबुल वाली जगह से, उसने उसको रोकने की कोशिश करी इब्राहिम लोधी ने पानीपत में एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है, तो वहाँ पे ही लड़ाई लड़ी जा सकती थी, तो वहाँ पे लड़ाई होगी जी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई। अब इब्राहिम लोधी क्योंकि अफगान था तो अफगान के सपोर्टर्स भी थे उसके साथ, इन सबको उसने हरा दिया बाबर ने। फिर अब ये बेचारा फाइटिंग मोड में ही है। नेक्स्ट ईयर फिर से 1527 में ये लड़ाई लड़ रहा है। अब कहाँ जाना है इसने? तो ये जीत गए थे लड़ाई। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगी कि मुगल एम्परर की एंट्रेंस होगी हमारे इंडिया में। अब 1527 में किससे लड़ाई लड़ी? ये जाने लगे जी हमारे राजस्थान वाली साइड पे, कि चलो वहाँ पे भी कैप्चर करते हैं। तो राजस्थान वाली साइड में राजपूत रूलर्स बैठे हुए थे और उनके कुछ कनेक्शंस थे, अलाइज मतलब उनके साथ और रूलर्स थे छोटे छोटे। मेन कौन था? हमारा राणा संगा। और इनके साथ कहाँ लड़ाई हुई? खानुआ में। खानुआ ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही आता है, तो राजस्थान वाली एरिया में, वहाँ पे बॉर्डर पे है, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे खानुआ में लड़ाई हुई और राणा संगा को डिफीट कर दिया। अब यहाँ पे डिफीट कर दिया, राणा संगा ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल रूलर थे, बट अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना तो जितने रूलर्स हैं वो जो डिफीट होते हैं जनरली वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अपने बंदे उनको धोखा दे देते हैं। तो राणा संगा का अपना एक जो कमांडर था या जो चिफिशियन था ना, उसने ही उसको धोखा दे दिया था, वो इसके साथ बाबर के साथ मिल गया था, जिसके कारण राणा संगा हार गया। तो 1527 में राणा संगा हार गया खनुआ की लड़ाई में। चलो जी, यहाँ पे इस एरिया को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्होंने चंदेरी में, अब चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह चंदेरी, वहाँ पे इन्होंने लड़ाई करी और राजपूत से। तो पहले राजपूत से लड़ाई करी खनुआ में, फिर चंदेरी में, और उनको भी हरा दिया। अब खुद यहाँ पे दिल्ली और आगरा का कंट्रोल ले लिया अपनी डेथ से पहले 1528 में। 1530 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इनको फिर से कहाँ पे दफना दिया गया? काबुल में। माना जाता है कि काबुल में इन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे को वहाँ पे दफना देना। अब आगे क्योंकि ये जो रूलर्स होते थे इनकी बहुत 3-4 वाइफ्स होती थी, 3-4 शायद ज़्यादा भी होती थी, उनके अलग अलग बच्चे होते थे, तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी कि कौन रूलर बनेगा। ठीक है, तो बाबर के बाद कौन आया? उनका बेटा हुमायूं, जो मेन रूलर में आया था। थे तो बहुत सारे बच्चे, बट मेन जो लीड में आया वो हुमायूं था। हुमायूं ने क्या किया? देखो, अब हुमायूं का जो टाइम पीरियड है ना, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो, 1530 से 40 एंड 55 से 56। तो इसका मतलब बीच के टाइम में क्या हुआ वो भी हम थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं कि हुमायूं जी आए। हुमायूं जी बहुत ही अच्छे वाले बंदे बन रहे थे। उन्होंने क्या किया कि अपने पिता की विल क्या होती है? वसीहत। तो जब कोई बंदा बड़ा बंदा होता है अपनी डेथ से पहले वो लिख जाते हैं कि मेरे पास अगर इतनी प्रॉपर्टी है तो ये उसको दे देना, ये उसको दे देना, उसको बोलते हैं विल, वसीयत में। तो हुमायूं जी ने क्या करा? बहुत ही सच्चा भाई बनते हुए उन्होंने अपने भाइयों के बीच में, चाहे वो रियल ब्रदर्स नहीं भी थे, हाफ ब्रदर्स थे या आप कह लो स्टेप ब्रदर्स थे, क्योंकि बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो हर एक के बच्चे होते थे, तो वो एक दूसरे के हाफ ब्रदर्स माने जाते थे। तो उन्होंने अपने फादर की विल के हिसाब से कहा कि चलो जी सब में जैसे फादर साहब ने कहा है वैसे ही डिवाइड करते हैं। उन्होंने जो इनहेरिटेंस थी, प्रॉपर्टी, जो प्रोविंसेस थे, भाइयों में बांट दिए, खुद दिल्ली का कंट्रोल ले लिया। और उनमें से एक भाई था जो जिसकी बिल्कुल नहीं बनती थी हुमायूं से, वो था मिर्ज़ा कामरान। अब मिर्ज़ा कामरान जी उसके
अगेंस्ट हो गए कि भाई ये खुद दिल्ली लेके बैठ गया, हमको काबुल कुबुल या ऐसी जगह दे दी छोटी वाली। तो यहाँ पे मिर्ज़ा कामरान के लिखा हुआ है द एम्बिशंस ऑफ द ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कंपेटिटर्स। तो जो हुमायूं का लड़ाई चल रही थी अफगान्स के अगेंस्ट, क्योंकि अफगान उनको बार बार तंग करते थे, ये सब रूलर्स आते थे। तो ये मिर्ज़ा कामरान ने उसकी जो रिवोल्ट चल रही थी अफगान के अगेंस्ट उसको वीक कर दिया, क्योंकि वो उनके साथ मिल जाता था इसको तंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, हुमायूं ने इनहेरिटेंस डिवाइड करी अपने फादर के विल के अकॉर्डिंगली, अपने ब्रदर्स को प्रोविंसेस दे दिए, प्रोविंसेस मतलब मेन मेन चीज़ें दे दी। फिर क्या हुआ कि उसका भाई उसको जीने नहीं दे रहा था, हुमायूं को बार बार दूसरों के साथ मिलके उसको तंग कर रहा था या खुद तंग कर रहा था अगेंस्ट, जब हुमायूं अफगान के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मेन अफगान किसके अगेंस्ट लड़ा, वो शेर खान, जिसका नाम पूरा नाम है शेर शाह सूरी। अब इनको शेर खान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सच्ची में एक बार शेर को मार दिया था, तो इसलिए इनका नाम शेर खान डाल दिया गया। अब शेर खान देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक अफगान कौन से कंसिडर किए जाते हैं, लोदीज, दूसरे अफगान कंसिडर किए जाते हैं सूरीज। तो ये दो ही हैं हमारी हिस्ट्री में जो अफगान कंसिडर किए जाते हैं, पठान्स। तो अब ये हुमायूं किसके अगेंस्ट लड़ रहा था, कौन से अफगान के अगेंस्ट, शेरशाह डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी वाले के अगेंस्ट। तो शेरशाह सूरी के अगेंस्ट अब हुमायूं ने पहली लड़ाई जो लड़ी वो थी 1539 में चौसा में और 1540 में कनौज में। अब दोनों में शेर खान ने क्या किया, हुमायूं को हरा दिया। तो चौसा में हारा, पहले ये मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करी थी, तो उसमें क्या था कि शेर खान ने हराया चौसा में 1539 में। ये भाई चला गया हुमायूं अपने भाइयों से मदद मांगने के लिए कि आओ भाई ये देखो तुम्हारे भाई को हरा दिया अफगानियों ने, चलो इनके अगेंस्ट लड़े। अब वो उसको क्या पता कि उसका भाई और ही उसके अगेंस्ट साजिश रच रहा है। तो फिर से लड़ाई लड़ी शेर खान के अगेंस्ट कनौज में, फिर से शेर खान ने, शेरशाह सूरी या शेर खान एक ही बंदा है, उसने हरा दिया कनौज में 1540 में। अब उसको भाई भी उसका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि भाई खुद ही मरवाने में लगा हुआ था उनके साथ, शेर खान के साथ मिलके या दूसरों के साथ, अफगान के साथ मिलके। तो हुमायूं को कहाँ भागना पड़ा, ईरान में जाके उसने शरण ली सफाविद शाह से के पास। तो अब देखो जो ये 1540 में हार के चला गया ना ईरान, इसके बीच का टाइम जो है 1540 से लेके 55 का पीरियड जो है, इस पीरियड में हमारे यहाँ पे कौन रहा, सूरी डायनेस्टी। तो शेर खान सूरी जो था वो यहाँ पे राज करता रहा, इसीलिए हुमायूं के टाइम पीरियड को दो टाइम में डिवाइड किया गया है। तो 30 से 40 10 साल के लिए हुमायूं रहा, लड़ता रहा, हार गया शेर खान से या शेरशाह सूरी से और चला गया ईरान। अब वो चला गया ईरान, सफाविद शाह, वहाँ पे सफाविद डायनेस्टी चल रही थी, शाह मतलब वहाँ के किंग को शाह कहते थे ईरान में। ठीक है, तो सफाविद के पास चला गया, वहाँ पे शरण ले ली, क्योंकि अपने भाइयों ने तो धोखा ही दे दिया। और यहाँ पे अब कौन कर रहा है, 40 से लेके 55 तक बीच में हमारे कौन है, सूरी साहब, सूरी डायनेस्टी चल रही है जी। ठीक है, अब वो सफाविद शाह के पास से फिर से वापस आया 1555 में, ताकत तुकत गैदर करके कि चलो जी मुझे वापस जाना है अपने वहाँ पे जहाँ से मैं हार के आया था। तो उसने फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया 1555 में। फिर उसके बाद 15 बेचारा एक साल ही रूल कर पाया और 1556 में इसकी एक बिल्डिंग में डेथ हो गई। अब ये कहा जाता है कि जो हुमायूं था उसकी डेथ एक लाइब्रेरी में हुई थी, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उसने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, उस लाइब्रेरी में सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो वहीं पर डेथ हो गई। तो लड़ लुड़ के आया, जीता भी, कैप्चर भी किया, बट एक साल ही जीवित रह पाया। और इसने किससे लड़ाई की थी, शेर खान सूरी के बेटे को हराया था, सिकंदर शाह सूरी को। तो इतना लड़ाई लड़ाई लड़के भी एक साल ही जीवित रहा और लाइब्रेरी में मर गया। तो ये हमारी स्टोरी थी बाबर और हुमायूं की। उसके बाद आगे जी अकबर। अब हुमायूं के आगे बेटे थे, हुमायूं की भी कुछ वाइफ्स थी, 3-4 वाइफ्स थी, उनके आगे बच्चे थे, उनमें से मेन लीड किसने ली, अकबर ने। तो अकबर कब राजा बना, बहुत ही छोटी एज का था वो, 13 ईयर्स का सिर्फ। तो 13 ईयर्स का तो खुद बंदा राजा बन ही नहीं सकता, तो उसका एक रीजेंट था। रीजेंट कौन होता है, जो गार्डियन टाइप होता है, जो उसके साथ उसका साथ देता है, मतलब उसको टेक केयर करता है। तो वो रीजेंट था बैरम खान, जिसको बहुत सारी मूवीज़ अगर देखे हुए आप अकबर वगैरह वाली, तो खान बाबा भी बोला जाता है। तो बैरम खान के साथ, मतलब बैरम खान के अंडर वो रहता था और 13 ईयर्स में ही उसको एम्परर बना दिया गया। छोटा सा ही था। अब वो कह रहे हैं कि जो अकबर की रेन है वो 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दी गई है, 56 से लेके 70 के टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड ने क्या किया अकबर ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया खान बाबा से। तो उसने कहा कि नहीं मैं बड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा भी हो रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उसने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया खान बाबा से और दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ से, मतलब उसने कहा मैं खुद इंडिपेंडेंटली मैनेज करूँगा। फिर उसने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की सूरीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो उस टाइम पे इधर उधर थे, मतलब अब बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंशन करी है एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। तो क्या कहा जाता है कि जो फाउंडेशन ले करी थी मुगल एम्पायर की, वो करी थी बाबर ने। जो हुमायूं था, हुमायूं कुछ ही टाइम के लिए आया, क्योंकि बेचारा ईरान भाग गया, अपने भाइयों ने धोखा दे दिया था। फिर उसके बाद जो मेजर एक्सपेंशन थी एडमिनिस्ट्रेशन, वो अकबर ने बहुत ज़्यादा करी। तो 56 से 70 के बीच में क्या किया, खान बाबा से इंडिपेंडेंट और डोमेस्टिक स्टाफ से इंडिपेंडेंट हो गया। उसने कहा मैं बड़ा हो गया हूँ। मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च कर दी अगेंस्ट सूरीज एंड अदर अफगान्स। तो सूरीज खुद भी अफगान्स थे और जो उनके साथ और अफगान मिले हुए थे उनके साथ। अब ये कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में। तो अगेंस्ट अदर नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। और मालवा एंड गोंडवाना का है सेंट्रल इंडिया में। तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया की तरफ अपना एम्पायर फैलाने की कोशिश की। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर। अब अगेन हाफ ब्रदर मतलब कि जो हुमायूं की और वाइफ्स थी, उनके और बच्चे थे, उनके अगेंस्ट।
क्या किया, सप्रेस द रिवोल्ट। मतलब अब देखो भाई आपस में लड़ी जा रहे हैं और आपस में तंग कर रहे हैं, तो बेचारा दूसरों से तो क्या लड़े, पहले घर में ही भाइयों से लड़ते रहते हैं। तो पहले तो क्या किया, सूरीज और अफगान्स को अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च करी। नंबर वन सूरीज, नंबर 2 अफगान्स, नंबर 3 नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। तो मालवा को नंबर 3 कर लो, गोंडवाना को चौथा कर लो। तो चौथी कैंपेन इसके अगेंस्ट करी। फिर अपने हाफ ब्रदर के अगेंस्ट मिर्ज़ा हकीम, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो थी उसका रिवोल्ट को सप्रेस करा, क्योंकि वो भी इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता रहता था। और नेक्स्ट उज़्बेक्स एक और ग्रुप था, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना जो मिलिट्री कैंपेन थी वो लॉन्च करी। फिर 1568 में क्या हुआ, सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ को सीज़ कर लिया गया। चित्तौड़ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, राजस्थान वाले एरिया में। तो वहाँ पे उसको कंट्रोल में ले लिया, सीज़ मतलब अपने अंडर कर लिया। और 69 में रणथंभौर का कंट्रोल ले लिया। ठीक है जी। अब तो हमने क्या करा कि इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किया और मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करी। किस किसके अगेंस्ट, सूरीज, अदर अफगान्स, मालवा, गोंडवा, देन मिर्ज़ा, हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम, उज़्बेक्स, और चित्तौड़ और रणथंभौर को सीज़ कर लिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, 70 से लेके 85 में कहाँ पे मिलिट्री कैंपेन, अब गुजरात की तरफ जा रहे हैं जी। तो गुजरात में मिलिट्री कैंपेन्स करी, फॉलोड बाय बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो गुजरात इज़ नॉर्थ वेस्ट एंड बिहार उड़ीसा इज़ नॉर्थ ईस्ट। तो उस एरिया में कैंपेन करने की कोशिश करी। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय the 1579-80 revolt in support of मिर्ज़ा हाकिम। अब 15 तो हम ना ये अकबर की जो रेन है हम इसको इस 3 पार्ट्स में डिवाइड ऐसे फ्लो चार्ट के याद कर सकते हैं। तो अकबर का जो टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक है। फर्स्ट टाइम पीरियड जो बुक में दिया है वो है 1556 से 1570 तक। इसमें क्या क्या किया था उसने, देखो पहली चीज़ तो वो इंडिपेंडेंट हो गया था। किससे इंडिपेंडेंट हो गया था, खान बाबा से, जो है बैरम खान, और अपने डोमेस्टिक स्टाफ से। उसने कहा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद करूँगा अपना जो भी एम्परशिप करनी है, जो भी राज रूज करना है। फिर उसने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करी। किस किसके अगेंस्ट, सूरीज, अफगान्स, मालवा, गोंडवा, मिर्ज़ा हाकिम जो उसका अपना ही हाफ ब्रदर था, उज़्बेक्स के अगेंस्ट। और उसने सीज़ करा, किस किस को सीज़ करा, चित्तौड़ को सीज़ कर लिया और रणथंभौर को सीज़ कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे मैप में देखें, ये रहा चित्तौड़ और ये रहा रणथंभौर। देखो इन्होंने ईयर भी साथ में दिया है कि 1568 में ये ले लिया था, इसको सीज़ कर लिया, 1569 में इसको सीज़ कर लिया। तो ये 69 तक पहुँच गए। चलो जी 70 तक ये भी टाइम पीरियड खत्म हुआ। अब 70 से 85 तक अगला 15 साल क्या किया, अब और एक्सपेंशन चल रही है। तो अकबर के टाइम पीरियड में एक्सपेंशन हो रही है। मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करे कहाँ पे, सबसे पहले तो जी गुजरात में। चलो जी नॉर्थ वेस्ट में घुस गए। फिर ईस्ट में कहा जी ईस्ट को भी नहीं छोड़ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसको भी इसमें भी मिलिट्री कैंपेन अपने लॉन्च कर दिए। ये इस जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, बंगाल, उड़ीसा वगैरह, बिहार, ये पटना उसकी कैपिटल है। तो मतलब वो पूरा अपना फैलाना चाहते थे साम्राज्य। फिर रिवोल्ट विद मिर्ज़ा हाकिम। अब अपना भाई अपना बीच बीच में तंग करी जा रहा है कि वो बेचारा एक्सपैंड कर रहा है, अपना भाई बीच बीच में आके टांग अड़ा रहा है और बीच बीच में कुछ कुछ रिवोल्ट करता रहता है। तो उसके अगेंस्ट भी साथ साथ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी। फिर 1585 से 1605 जो लास्ट पीरियड है, इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कैंपेन्स करी। और किस किस को सीज़ किया, इन्होंने कांदाहार को, ये रहा कांदाहार, काबुल को सीज़ किया, अपने भाई, उसका भाई मर गया उस टाइम तक, या इन्होंने मारा, जो भी लड़ाई हुई, तो वहाँ पे काबुल को भी सीज़ कर लिया। और ऊपर नॉर्थ में कश्मीर को सीज़ कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि अब देखो नॉर्थ वेस्ट में भी चले गए, कश्मीर भी आ गया, ईस्ट भी चले गए, अब साउथ चलते हैं। फिर इन्होंने डेक्कन जो है हमारा ये सेंट्रल इंडिया और नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर शुरू किया काम करना। अब इन्होंने कहाँ पे किस किस को सीज़ कर लिया जब वहाँ पर गए, तो बेरार को, खानदेश को और अहमदनगर को। तो ये रहा हमारा बेरार और ये रहा अहमदनगर। खानदेश भी कहीं और होगा नीचे। बट अब इस टाइम पे क्या हुआ, लास्ट टाइम तक आते आते इनका अपना बेटा जो था प्रिंस था, उसको जहांगीर बोलते हैं, जो नेक्स्ट एम्परर बनेगा, वो लड़ने लग गया कि मुझे राजा बनाओ, और वो तंग कर रहा था इनको। तो ऐसा बोला भी जाता है कि लास्ट टाइम पे आके 1605 में जब इनकी डेथ हुई अकबर की, क्योंकि लास्ट टाइम 1605 है, तो शायद सलीम ने ही इनको मरवा दिया था जहर जोर देके। बट इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कहीं जगह पे। क्योंकि जो अकबर का आगे भी हमने पढ़ना है, जो अकबर के फ्रेंड थे, जिन्होंने अकबर के बारे में एनी अकबरी वगैरह लिखी है, ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे कि अबुल फजल थे उनके फ्रेंड, उनको भी जहांगीर नहीं मरवाया था। तो जहांगीर प्रिंस के नाम है, उसके अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब इसको बहुत ज़्यादा ताली पड़ी हुई थी कि मेरे को प्रिंस बना दो, मेरे को एम्परर बना दो, जबकि अकबर जी ने कहा ही हुआ था कि जो मेरा सबसे बड़ा बेटा होगा ना, मैं उसको ही राजा बनाऊंगा, उसको ही एम्परर बनाऊंगा। बट इसको ज़्यादा आग लगी हुई थी, तो ये कही जा रहा था कि मुझे एम्परर बना दो। उसके चक्कर में डिस्ट्रैक्शन हो गई और उसके साथ रिविलियन हो गई, उसके साथ लड़ाई हो गई। देखो यहाँ पे लिखा है इन लास्ट ईयर, ये ना रेड में टाइप है तो ये क्लियर नहीं आता, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक, आई विल गो थ्रू द कंटेंट। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबिलियन ऑफ प्रिंस सलीम। अब प्रिंस सलीम उनको परेशान कर रहा है, हु वॉज द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। ठीक है, तो अब हमने 3 एम्परर्स के बारे में पढ़ लिया। शुरुआत किससे हुई, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो जो अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। जहांगीर के टाइम पे, अब जहांगीर को आर्ट का बड़ा शौक था, तो इसके टाइम पे आर्ट में डेवलपमेंट होगी। शाहजहां को आर्किटेक्चर का शौक था, ताजमहल बनवा दिया, हमको सबको पता ही है, तो इसके टाइम पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होगी। और औरंगजेब के टाइम पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होएगा, जो कुछ बाकियों ने किया ये औरंगजेब उसको खत्म करता जाएगा। तो ये हमारी हिस्ट्री है। तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो बाबर है, बाबर ने क्या किया, 1526 से 30 तक रूल किया। 26 में पहली लड़ाई पानीपत की लड़ी इब्राहिम लोदी और दूसरे अफगान
अफगान्स के साथ और उनको हरा दिया और चलो जी मुगल एम्पायर की फाउंडेशन ले कर दी, इन्होंने फाउंडेशन ले गई। 27 में राणा सांगा जो राजपूत थे उनको हरा दिया खानुआ में। अब हरा दिया चाहे खुद हराया या राणा सांगा के अपने बंदे ने धोखा दे दिया, उससे क्या लेना देना, बट सब रूलर्स के साथ ऐसा ही हुआ है जनरली, या तो अपने तंग करी जा रहे हैं या अपने बंदे धोखा दे जा रहे हैं। 1528 में क्या हुआ, राजपूत को चंदेरी में हरा दिया एमपी में, और आगरा और दिल्ली में अपना कंट्रोल अपनी डेथ से पहले फाउंडेशन बना दी और अपना कंट्रोल बना लिया। 30 में हुमायूं जी आ गए। हुमायूं जी ने पापा ने जैसे कहा था विल में, उसके हिसाब से सब कुछ अपना प्रोविंस वगैरह डिवाइड किया, भाइयों को दे दिया। बट उनमें से एक भाई था मिर्ज़ा कामरान जो इससे लड़ता ही रहता था, जिसकी बनती नहीं थी, उसको दे दिया था काबुल वाला एरिया, बट ये खुश नहीं था। खुद हुमायूं ने दिल्ली वाला एरिया रखा था। अब उसको मिर्ज़ा कामरान को प्रॉब्लम हो जा रही थी, तो दूसरे अफगान के साथ मिलकर या खुद इंडिपेंडेंटली तंग करता रहता था हुमायूं को। अब हुमायूं ने मेन काम क्या किए थे, हुमायूं ने चौसा की बैटल में शेर खान या शेर शाह सूरी को हराया था, और 1540 में नहीं उनसे हार गया था, सॉरी, तो हुमायूं खुद हार गया था शेर खान से चौसा में 1530 में। फिर वो अपने भाई के पास गया मदद मांगने, जो दूसरे भाई थे उससे भी। फिर 1540 में उसको लगा भाइयों ने मेरा साथ दे दिया, चलो फिर से लड़ते हैं शेर खान सूरी से। शेर खान सूरी ने कहा बेटा तुम हटते ही नहीं, पहले हरा के भेजा तुम फिर आगे। 1540 में फिर कनौज में हरा दिया। अब किसी ने इसका साथ नहीं दिया, इसको पता लग गया कि भाई मिर्ज़ा कामरान तो दूसरों के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाहता है या मेरे अगेंस्ट ही लड़ी जा रहा है, तो ये चला गया ईरान, और ईरान में सफ़ाविद शाह के पास इन्होंने शरण ले ली। फिर वहाँ से ताकत अपनी गैदर करके आए। बीच में जो बीच का पीरियड है वहाँ पे हमारे यहाँ पे सूरी डायनेस्टी का राज चल रहा था, शेर शाह सूरी जी, और बाद में आए उनके बेटा सिकंदर शाह सूरी। अब जब हुमायूं 1555 में वहाँ से ताकत गैदर करके आया तो सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया, ठीक है जी, और बेचारा 1 साल ही जी पाया, लाइब्रेरी में एक्सीडेंट हुआ, मर गया। फिर आए हमारे अकबर। उस टाइम पे जो हमारे थे हुमायूं जी, उनके बेटे अकबर बहुत ही छोटे थे, तो 13 ईयर्स के थे, बट उनको उसी टाइम पे छोटी उम्र में ही राजा बना दिया गया। ये बहुत सारी ऋतिक रोशन की एक मूवी भी थी, उसमें भी दिखाया गया है ये सीन कि छोटे से को राजा बना रहे हैं। बट जल्दी ही 1556 से 70 में क्या हुआ, अब अकबर की रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि सबसे पहले तो अकबर अपने रीजेंट बैरम खान, अब बैरम खान ने भी ना अकबर की और हुमायूं की बड़ी हेल्प की थी जब तक ये छोटे थे, और जब तक दूसरे लोग इन पे हमला कर रहे थे तो ये उनकी हेल्प करते थे, और ये कहते थे मैं अपने बेटे की तरह इनको लीड कराऊंगा, तो खान बाबा इनको बोलते हैं मूवीज़ में। तो इनको बड़ी हेल्प करी, बट अकबर ने क्योंकि अकबर बड़ा हो रहा था, उसने जल्दी ही कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, और उसने कहा कि भाई अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ डोमेस्टिक स्टाफ से, और ये तो इन्होंने मिलिट्री कैंपेन करनी शुरू कर दी। मिलिट्री कैंपेन कहाँ पे की, सूरीज अगेंस्ट किसके की, सूरी डायनेस्टी के, अफगान्स के, मालवा, गोंडवाना, मिर्ज़ा हाकिम और उज़बेक्स, इनकी अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन्स करी, और किस को सीज़ किया, चित्तौड़ और रणथंभौर को। फिर उसके बाद 1570 दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ। फिर इन्होंने कहा कि अब हम गुजरात की तरफ चलते हैं और ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो गुजरात की तरफ मिलिट्री कैंपेन्स करी, फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरफ मिलिट्री कैंपेन्स करी, और अपना भाई तो मिर्ज़ा हाकिम तंग कर ही रहा है बीच बीच में। फिर 1585 में इन्होंने कहा अब ऊपर वाला एरिया भी हो गया, चलो जी अब चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और फिर साउथ में जाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स करी, वहाँ पे कांदाहार, कश्मीर, और ऊपर टॉप वाला एरिया कश्मीर और काबुल को ले लिया, और फिर साउथ में चले गए डेक्कन में, और वहाँ पे किस को सीज़ किया, बेरार, खानदेश और अहमदनगर को। पर ड्यूरिंग द मीन टाइम क्या हुआ, उनके अपने ही सलीम साहब जो है जहांगीर जी, वो इनको तंग कर रहे हैं और वो परेशान कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट लास्ट टाइम पे उन्होंने रेबिलियन कर दिया था। और उसके बाद जहांगीर की स्टोरी शुरू होती है कि 1605 में ये जो है अकबर मर गए। अब वो कहा जाता है कि शायद या तो सलीम ने मरवाया उसको, जहांगीर ने मरवाया, या वो प्रॉबेबली अपने आप मरे बिकॉज ऑफ लड़ाइयाँ एंड ऑल, या उनकी एज हो गई थी। तो दिस इज़ कई जगह पे लिखा जाता है, बट ऐसा भी लिखा गया है कि सलीम ने उनके दोस्त अबुल फजल को भी मरवाया था। अबुल ही था ना उसका नाम, क्या था, अबुल फजल, जो अकबर के दोस्त भी थे, जिन्होंने अकबर के बारे में बहुत अकबरनामा वगैरह बुक लिखी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 एम्परर्स का आपको ये पेज अब याद हो जाना चाहिए। तो आई हैव ट्राइड टू मेक अ स्टोरी। नेक्स्ट हम करते हैं अब आगे जहांगीर। समझनी है यहाँ पे उनका नाम प्रिंस सलीम, मतलब अकबर का बेटा हुआ। क्या स्टोरी है कि अकबर का ना बेटा नहीं हो रहा था, अकबर ने एक राजपूत प्रिंसेस से शादी करी, तो उनका कोई उससे बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सूफ़ी सेंट थे सलीम चिश्ती, उनसे जो कहते हैं प्रेयर वगैरह करी। उसके बाद उनका जो बेटा हुआ उसका नाम इन्होंने रखा प्रिंस सलीम। क्यों रखा, क्योंकि वो सूफ़ी सेंट सलीम चिश्ती की दरगाह पे जो उन्होंने मांगी थी मन्नत, उसके बाद पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा प्रिंस सलीम। इसी प्रिंस सलीम को बाद में जाना जाता है जहांगीर के नाम से। अब यहाँ से हम स्टोरी आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रिंस सलीम था, तो उसका नाम एक्चुअल में सलीम, ये लाइन यहाँ पे कैमरा में नज़र नहीं आ रही बिकॉज रेड कलर की है, तो आप ये अपनी बुक में देखो। अब प्रिंस सलीम जो है, प्रिंस सलीम ने क्या किया, अपना खुद का नाम रखा जहांगीर। तो जहाँ मीन्स दुनिया और गिर मीन्स कंकर करने वाला, तो कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अब इनका नाम बिकॉज ये तो सूफी सेंट की मन्नत से हुआ था, नाम तो सलीम रखा था, बट इन्होंने अपना नाम रख दिया जहांगीर। और इनसे वेट ही नहीं हो रही थी, तो बेचारे अकबर जी को एंड मोमेंट में तंग कर दिया, और कहा जाता है कि शायद पॉइजन भी दे दी बाद में मारने के लिए। अब ये भी चीज़ याद रखनी है। तो जहांगीर ने जैसे अपने पापा के साथ किया अकबर के साथ, वैसे ही जहांगीर के साथ उसका बेटा करेगा, ठीक है। कैसे, पहले ये पढ़ते हैं। अब जहांगीर ने क्या किया, 1605 से 1627 तक इसका टाइम पीरियड है। क्या किया इन्होंने अपने पापा का वो वाला अटैम्प्ट, मिलिट्री कैंपेन्स और अपना पूरा एम्पायर फैलाने वाला, वो तो पूरा कंटिन्यू रखा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेवाड़ में, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ कौन था, अमर सिंह, एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। अब अकबर जी की ट्रेजेडी क्या थी कि अकबर जी ना मेवाड़ में अपना रूल करना चाहते थे, बट कभी भी वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए, क्योंकि उनका अपना बेटा तंग करने लग गया था एंड मोमेंट पे, तो कुछ कर ही नहीं पाए।
अब इन्होंने क्या किया, जहांगीर जी ने भी वही अपना काम जारी रखा। उसके होते क्या हुआ कि जो अमर सिंह था वहाँ का रूलर था, जो उसका रूलर था, सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह था, उसने मुगल सर्विस एक्सेप्ट कर ली। मीन्स उसने कहा कि हाँ भी आ जाओ, तुम अपना रूल बना लो। फिर उसके बाद इन्होंने, जहांगीर जी ने और कहाँ कहाँ कैंपेन्स लॉन्च करी इन्होंने, सिक्स के अगेंस्ट पंजाब में। अहोम्स कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अहमदनगर जो पापा ने शुरू किया था इनके, जो हमारा डेक्कन वाला एरिया है, सेंट्रल या साउथ वाला एरिया में, ये रहा अहमदनगर, हमने मैप में भी देखा था। तो इस जगह पे उन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स बरकरार रखी, जैसे उसके पापा कर रहे थे अकबर। बट ये मिलिट्री कैंपेन्स इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स। ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जैसे इसने ये प्रिंस सलीम था जहांगीर, इसने अपने पापा अकबर को एंड मोमेंट पे तंग करा था। अब इनका आगे बेटा था एक प्रिंस खुर्रम, इनके भी 3-4 बेटे थे, उनमें से एक था प्रिंस खुर्रम, उसको भी आग लगी हुई थी अपना राजा बनने की। तो उसने भी एंड मोमेंट पे जहांगीर जी को तंग करना शुरू कर दिया। तो प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, अब इनका नाम तो क्या था, प्रिंस खुर्रम था। इन्होंने अपना खुद का नाम सेल्फ डिक्लेयर्ड नेम रख दिया था शाहजहां। शाह मीन्स किंग, पूरे जहान का। असली नाम मम्मी पापा ने क्या रखा था, खुर्रम। अब इन्होंने क्या किया, शाहजहां जी ने या प्रिंस खुर्रम जी ने रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, मतलब जहांगीर की रेन में लास्ट ईयर्स में उनको तंग करना शुरू कर दिया। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम मतलब नूरजहां का ना बहुत ज़्यादा कहना मानते थे, मतलब बहुत ज़्यादा चलती थी जहांगीर की कोर्ट में। तो नूरजहां का रियल बेटा नहीं था वो, किसी और, कोई और थी मम्मी इसकी, शाहजहां की मतलब, या प्रिंस खुर्रम की। तो नूरजहां ने बड़ी कोशिश करी कि ये एम्परर ना बने और मेरा अपना बेटा बन जाए। ऑब्वियसली यही कहानी रहती है सब में, इन राजाओं में। तो उसने बड़ी कोशिश करी, बट उसके अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल हो गए। तो प्रिंस खुर्रम, या फिर जिसका दूसरा नाम जो उसने खुद रख लिया था, शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाह मीन्स किंग, जहां मीन्स वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड का राजा जो उसने अपना नाम खुद रख लिया था, वो प्रिंस बन गया आगे, मतलब किंग बन गया जहांगीर की डेथ के बाद। तो जैसे ये माना जाता है कि जैसे जहांगीर ने अपने पापा के साथ किया था, उसको पॉइजन देके मारा था, वैसे ही प्रिंस खुर्रम ने अपने पापा जहांगीर के साथ ऐसा ही किया, उसको शायद पॉइजन देके ही मारा था। तो ये हमारी स्टोरी चल रही है। अब आगे जी हमारे शाहजहां रूल में, शाहजहां कब तक रहे किंग ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने खुद जो अपना नाम रखा था 1627 से 1658 तक। अब हमने ये याद रखना है कि अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया गया था, जहांगीर के टाइम पे आर्ट के ऊपर, और शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर के ऊपर। ये हमको पता ही है कि उन्होंने ताजमहल वगैरह बनवाया था। अब इसमें हमने क्या याद रखना है, इसमें हमने देखना है कि जो शाहजहां है उसने भी जो उसके जैसे जो मिलिट्री कैंपेन्स चलती आ रही थी, पहले अकबर ने शुरू करी, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करी, जहांगीर ने कंटिन्यू करी, अब शाहजहां भी वो कंटिन्यू करेगा डेक्कन में, क्योंकि अभी डेक्कन तक वो पहुंच चुके थे, नीचे जा रहे थे ना अहमदगढ़ वाली जगह पे। तो इन्होंने भी वो डेक्कन में, साउथ वाले में या सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में अपनी कैंपेन्स जो है वो कंटिन्यू रखी। अब एक ये स्टोरी समझो, शाहजहां का एक नोबल था। नोबल कौन होता है, अपना भरोसे वाला आदमी। अब वो भरोसे वाला आदमी कौन था, खां जहां लोधी। अब हमने क्या पढ़ा था, लोधी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोधीज़ हैं और सूरीज़ हैं वो कौन है, वो अफगान्स हैं। तो ये बंदा अफगान था, तो इसका मतलब शाहजहां का एक नोबल था, वो अफगान नोबल था। क्यों, क्योंकि वो लोधी है ना, तो लोधी अफगान थे। अब शाहजहां को लगता था कि ये बंदा सही है, इसको ना नीचे वाला एरिया जो है कंट्रोल करने के लिए दे देते हैं। बट इसने क्या करा, इसने शाहजहां के अगेंस्ट ही रिबेलियन कर दिया, बट शाहजहां ने उसको हरा दिया। तो इस लाइन का ये मीनिंग है दैट अफगान नोबल खां जहां लोधी रिबेल्ड, किसके अगेंस्ट, शाहजहां के अगेंस्ट, एंड वॉज डिफीटेड, और उसको हरा दिया गया, किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा। अब इन्होंने, शाहजहां ने और कहाँ कहाँ पे कैंपेन्स लॉन्च किए, अहमदनगर जहाँ भी चली रही थी बिकॉज उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर लिया गया, एंड बुंदेलास को डिफीट कर लिया गया, और ओरछा को सीज़ कर लिया गया। तो हम ये ऐसे याद कर सकते हैं कि शाहजहां ने क्या किया, कैंपेन्स कंटिन्यू रखी डेक्कन में। उसके एक नोबल ने उसके अगेंस्ट रिबेल किया, जो खां जहां लोधी था, जो अफगान था, बट शाहजहां ने उसको हरा दिया। फिर इन्होंने कैंपेन्स कहाँ कहाँ करी, अहमदनगर में जहाँ चली रही थी पहले, और बुंदेलास को हराया, और ओरछा को सीज़ किया। अब आप नीचे जाके एक लाइन पढ़ोगे, फाइनली अहमदनगर को कब एनेक्स कर लिया गया, 1632 में। तो अगर हम ये मैप देखें तो यहाँ पे ये ना, आई वुड प्रेफर कि आप भी थोड़ा सा लिख के करोगे ना तो आपको स्टोरी समझ में आएगी ज़्यादा। अहमदनगर यहाँ पे 1632 में इसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड, मतलब उसको कंट्रोल में ले लिया गया। ठीक है। अब हम ऊपर चल रहे थे, अहमदनगर में इसने कंट्रोल अपना मिलिट्री कैंपेन चालू रखी, बुंदेलास को हराया, वहीं के आसपास होंगे, ओरछा को सीज़ कर लिया गया। अब इन्होंने कहा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ चलते हैं। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट द कैंपेन्स टू सीज़ बल्क फ्रॉम उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। अब 2 कैंपेन्स अनसक्सेसफुल रही, कौन सी, एक तो जो इनकी लाइफ में अनसक्सेसफुल चीज़ें हुई, क्या हुई कि नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने बल्क लेना चाहा उज़्बेक से, बट उसमें हार गए, अनसक्सेसफुल रहा। प्लस जो अकबर जी ने, हमने अकबर के चार्ट में करा था, यहाँ पे अगर हम पढ़ें भी कि अकबर ने अपने टाइम पे यहाँ पे कांदाहार को सीज़ किया था सफ़ाविद से। ठीक है, सफ़ाविद रूलर्स थे, उनसे कांदाहार, ये जो यहाँ पे था कांदाहार, जो सफ़ाविद के अंडर था, और यही सफ़ाविद थे जिनके पास किसने शरण ली थी, हुमायूं ने। तो अकबर ने सफ़ाविद के अगेंस्ट लड़ाई लड़ ली, तो मतलब रिलेशन ख़राब होने शुरू हो गए थे। तो सफ़ाविद से उसने कांदाहार ले लिया था। अब जहांगीर के टाइम तक
इनके पास ही रहा। बट इन्होंने क्या करा, शाहजहाँ जी के टाइम पे कांदाहार लॉस्ट कर दिया गया सफ़ाविद्स को, मतलब सफ़ाविद से अपना हिस्सा वापस ले लिया जो कि अकबर जी ने उनसे लिया था। तो इस टाइम तक उनके रिलेशंस ख़राब हो चुके थे, राइट, क्योंकि अकबर ने उनसे लड़ाई करके सफ़ाविद से अपना कांदाहार, उनका वाला कांदाहार ले लिया था। तो यहाँ पे सफ़ाविद्स ने अपना कांदाहार शाहजहाँ से वापस ले लिया। अब 1632 में क्या हुआ, अहमदनगर जो हमने पहले डिस्कस करा उस पर कंट्रोल ले लिया गया, प्लस बीजापुर पे भी कंट्रोल ले लिया गया। तो ये है बीजापुर, यहाँ पे कुछ उसी दौरान, उसी टाइम पीरियड में बीजापुर पे भी कंट्रोल ले लिया। अब क्या हुआ, 1657-58, देखो अब फिर शाहजहाँ का अंतिम टाइम आ रहा है पास में। अब जैसे शाहजहाँ ने अपने पापा के साथ किया था वैसे ही शाहजहाँ का बेटा, इसके भी 3-4 बेटे थे, अब उसमें से 4 बेटे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उनका इसके साथ भी ऐसा ही होगा, एक बेटा, जैसे इसने अपने पापा को मारा था, किसको, जहांगीर को, वैसे ही शाहजहाँ को भी इसका सन जो है वो तंग करेगा। क्या किया उसने, इन 1657-58, ये ना मेरी बुक में बहुत लाइट टाइप्ड है इसलिए कैमरा में दिख नहीं रहा, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम योर बुक विद मी, आई एम रीडिंग। देयर वाज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग्स शाहजहाँ सन्स। अब शाहजहाँ के बेटों में लड़ाइयाँ होनी शुरू होगी कि कौन राजा बनेगा, अगला कौन एम्परर बनेगा। तो औरंगज़ेब वॉज विक्टोरियस, और उन सब में लड़ाई हुई। तो जिसमें से औरंगज़ेब जो सबसे गंदा वाला था, मतलब वो किसी को समझता ही नहीं था, कुछ मारने मूरने में ही विश्वास रखता था, वो जीत गया। एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुको वॉज किल्ड, और उसने अपने 3 भाइयों को, जिसमें एक दारा शुको था, दारा शुको ये था, ये इसको अच्छा माना जाता था कि शाहजहाँ के बाद यही रूलर बनना चाहिए, बट इसको भी मार दिया औरंगज़ेब ने, और अपने बाकी 3 भाइयों को भी मार दिया। और शाहजहाँ को उसने आगरा में एक जेल में बंद कर दिया कि भाई तूने आगरा में अब ताजमहल बनाया ना, वहीं उस जेल में बंद हो जाओ और देखता रहे सामने उसको, अपने ताजमहल को बैठे। और एंड मोमेंट उसकी, मतलब शाहजहाँ की लाइफ फिर ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो औरंगज़ेब एक बहुत ही फिर मतलब बहुत ही खतरनाक वाला रूलर था, डिस्ट्रक्टिव रूलर था, जिसने कि अपने फादर को भी बंद कर दिया और अपने भाइयों को भी मार दिया कंट्रोल लेने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि शाहजहाँ के टाइम पे पहले तो शाहजहाँ जी ने अपने पापा के साथ बुरा काम किया। शाहजहाँ जी ने जहांगीर को क्या किया था, जो हमने यहाँ पढ़ा था, प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर शाहजहाँ रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, और उसको तंग किया और उसको पॉइजन दे के मरवा दिया था। तो शाहजहाँ का बेटा भी अब वही करेगा, जैसा पिताजी करते हैं, जो बच्चे देखते हैं वही आगे करते हैं। तो अब क्या हुआ, मिलिट्री कैंपेन्स कंटिन्यू करी शाहजहाँ ने अपने टाइम पे डेक्कन में, अहमदनगर में कंटिन्यू रखा, और 1632 में उसके कंट्रोल ले लिया। शाहजहाँ का अपना एक नोबल था खान जहाँ लोधी, जिसने उसके अगेंस्ट रिबेल किया, बट शाहजहाँ ने उसको हरा दिया, डिफीट कर दिया। शाहजहाँ ने बुंदेलास को डिफीट करा, ओरछा को अपने अंडर किया, बट अनसक्सेसफुल कहाँ पर रहा, बल्क नहीं ले पाया उस बैग से। और जो इसके दादाजी ने, अकबर जी ने कांदाहार लिया था सफ़ाविद से, वो लूज़ कर दिया सफ़ाविद को, सफ़ाविद ने कंट्रोल वापस ले लिया, बट शाहजहाँ ने बीजापुर पर कंट्रोल ले लिया। उसके बाद शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर दिया गया, किसके द्वारा, उसके अपने बेटे औरंगज़ेब के द्वारा। और औरंगज़ेब ने दारा शुको प्लस 3 ब्रदर्स जो थे उसके, शाहजहाँ के 4 बेटे थे, उसमें से जो उसके बाकी, औरंगज़ेब ने बाकी भाइयों को अपने मार दिया। तो ये स्टोरी है हमारे शाहजहाँ जी की। अब हम पढ़ेंगे लास्ट रूलर जो है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के टाइम पे मुगल एम्पायर पीक पे था, और सबसे लंबा रूल औरंगज़ेब ने किया है 50+ ईयर्स का, 1658 से 1707 तक। बट ड्यूरिंग हिज रूल ये औरंगज़ेब जो थे ये बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा कट्टर थे, जिसके कारण ये कैंपेन्स तो करते रहे, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा डेक्कन की तरफ, जो अभी तक ऊपर वाले रूलर्स इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे साउथ और डेक्कन में, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करी, बट साथ साथ इन्होंने अपने बहुत सारे एनिमीज़ भी क्रिएट कर लिए, जिसके कारण बाद में इनके कुछ पार्ट्स इनसे लिए जाने लगे, एंड लेटर ऑन इट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब क्या हुआ देखो, नॉर्थ ईस्ट, पहले 2 पॉइंट्स हम कैसे याद कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, इन्होंने अहोम्स को डिफीट कर दिया। नॉर्थ ईस्ट अहोम्स में एक कैटेगरी थी जो रहती थी, रूल करती थी, इन्होंने अहोम्स को डिफीट किया, बट वो टेम्प्रेरी था, बिकॉज वो लोग भी फिर वापस आ जाते थे। तो ये अपने डिफीट करता गया, साथ साथ एनिमीज़ क्रिएट करता गया, बार बार लोग इन पर वापस आके अटैक करते जा रहे थे। तो 1663 में इन्होंने जीता अहोम्स, बट 1680 में फिर से वापस आ गए, रिबेल कर लिया उन्होंने। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने क्या करा, कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में करी, किसके अगेंस्ट, यूसुफजाही एंड 6 उनके अगेंस्ट कैंपेन करी, सक्सेसफुल हुआ, बट फिर से टेम्परेरी से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर से इसके अगेंस्ट रिबेलियंस करी। अब यूसुफजाही हम कैसे याद कर सकते हैं, मलाला यूसुफजाही के नाम से, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है पाकिस्तान की, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है, और सिख कम्युनिटी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट वो कुछ टाइम के लिए हुआ, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारे सिख गुरु महाराज थे, जो गोबिंद जी थे और नानक जी थे, उन्होंने भी तो अपनी मिलिट्री वो सब सेटअप कर लिया था ना, तो वो इनके अगेंस्ट लड़ते रहते थे, मुगल एम्परर्स के अगेंस्ट। फिर इन्होंने क्या किया, राजपूत से भी पंगा ले लिया, इंटरवीन्ड इन पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मरवाड़, तो राजपूत के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी, जिसके कारण उनसे भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। देखो, मुगल intervention in succession and internal politics of Rathor Rajputs of Marwar.
तो अभी तक क्या था, जो पहले वाले रूलर्स थे ना वो राजपूत के साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन से चलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे साथ कोऑपरेशन में चलेंगे तो हमारी मदद ही करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हमने पढ़ा था मेवाड़, अब मरवाड़ और मेवाड़ को कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे जहांगीर ने मेवाड़ के साथ डील करी थी, जिससे उनका रूलर मान गया था इनके रूल को। इसमें लिखा हुआ था ना कि ही एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी, जिसके कारण इनके एनिमीज क्रिएट होने शुरू हो गए। तो इन्होंने राठौर राजपूत के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि उनका आगे सक्सेशन कैसा होगा, उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, जिसके कारण वहाँ से रिबेलियन फेस करनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने मराठास, जैसे हमारे शिवाजी, उनके अगेंस्ट भी रिबेलियन करी। शुरू में तो सक्सेसफुल हुए, बट फिर उनको भी एनिमी क्रिएट कर लिया अपना, और वो वापस आ गए, फिर इन पे अटैक करते थे। अब ये क्या स्टोरी बता रहे हैं कि शिवाजी, औरंगज़ेब ने शिवाजी की इंसल्ट करी थी, और शिवाजी ने क्या किया था, आगरा में औरंगज़ेब ने उनको शायद कैप्चर वगैरह किया था, तो वो उनको इंसल्ट किया था। देन शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम आगरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स। और शिवाजी भी अब मुगल्स के अगेंस्ट हो गए थे, और शिवाजी की अपनी टीम, मराठास की अपनी टीम, इनके अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। मराठास की टीम ने भी इनके मुगल के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। देन प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट, अब यहाँ पे प्रिंस अकबर है, मतलब औरंगज़ेब का अपना बेटा प्रिंस अकबर। अब अकबर उसके परदादा, ये वाले अकबर नहीं, उसने अपने बेटे का नाम अकबर रखा था। ही रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगज़ेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठास। अब उसने अपने बेटे ने ही औरंगज़ेब के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और इसको किससे सपोर्ट मिली, मराठास से, जो शिवाजी, जो ऑलरेडी मुगल्स के अगेंस्ट ही, औरंगज़ेब के अगेंस्ट ही काम कर रहे थे। एंड ही रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठास एंड डेक्कन सल्तनत, और डेक्कन में जो भी रूलर था, जो भी मतलब डेक्कन में जो बिठाए हुए थे बंदे, उनसे सपोर्ट मिली। और फाइनली वो भी कहाँ शरण में चला गया, सफ़ाविद्स इन ईरान। तो सफ़ाविद्स जिन्होंने कंदाहार वापस ले लिया था, फिर से प्रिंस अकबर उन्हीं की शरण में चला गया। फिर क्या हुआ, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन। अब क्योंकि डेक्कन सल्तनत उसको सपोर्ट करी थी, उसके बेटे को, तो औरंगज़ेब ने, मतलब ये इतना रुथलेस था, रुथलेस रूलर माना जाता है इसको, इसने उनके अगेंस्ट, डेक्कन सल्तनत के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री भेज दी। फिर बीजापुर को कंट्रोल में ले लिया और गोलकोंडा को कंट्रोल में ले लिया। ये रहा हमारा बीजापुर, ये तो यहाँ पे दिख ही रहा था इस मैप में, बीजापुर और गोलकोंडा, इन सबको। तो मतलब इसने बहुत ज़्यादा नीचे डेक्कन वाले एरिया में, इस एरिया में बहुत ज़्यादा इसने एक्सपेंशन करी है, बट साथ साथ ही अपने एनिमीज़ क्रिएट करता गया, जिसके कारण लोग लड़ते थे और वापस आ जाते थे इससे अपना हिस्सा छीनने के लिए। देन 1698 ही पर्सनली मैनेज मिलिट्री कैंपेन्स इन डेक्कन अगेंस्ट मराठास हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर। अब मराठास ने इनके अगेंस्ट एक पहले ही कैंपेन शुरू कर दी थी, जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर कहते थे। तो वो लड़ी जा रहे हैं आपस में, लड़ाइयाँ चलती जा रही थी, कोई जीतता था कोई हारता था। औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस रेबिलियंस इन नॉर्थ इंडिया ऑफ 6। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन इनके अगेंस्ट था, 6 थे, जाट्स थे और सतनामीज थे। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स थे और डेक्कन में मराठास थे। तो इन सबको उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया था। एंड इज डेथ, जब उनकी डेथ हुई तो इट वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। और इनके बेटों में भी फिर वही कॉन्फ्लिक्ट के कौन राजा बनेगा। इसके बाद जितने लेटर मुगल रूलर्स आए, उनको बहुत ही वीक मुगल रूलर्स माना जाता है, बिकॉज इस टाइम पे मुगल एम्पायर फिर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। जैसे इनकी बात था, जो बहादुर शाह बना था रूलर, बट उससे इतना कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो सब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई, मतलब मुगल एम्पायर टूटना शुरू हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा क्रक्स में कि सबसे पहले जो थे बाबर थे, उन्होंने फाउंडेशन ले करी थी। अफगान जो थे इब्राहिम लोदी, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उनको हराया। राणा सांगा राजपूत रूलर थे, उनको हराया खनुआ में। फिर चंदेरी में राजपूत को हराया और फाउंडेशन ले कर दी, मतलब पूरा मुगल एम्पायर को ले कर दिया कि भाई अब मुगल एम्पायर का राज शुरू हो गया पानीपत के बाद से ही, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526 में। 1530 में ये मर गए। इसके बाद हुमायूं आया। अब हुमायूं ने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा कुछ एनेक्सेशन नहीं करी, इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में कुछ नहीं लिया, इसलिए इसको बोला जाता है ही इज़ द सन ऑफ अ ग्रेट रूलर एंड अ फादर ऑफ अ ग्रेट सन, क्योंकि इनका बेटा आगे अकबर था, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया, और इनके पापा जी ने ले किया था फाउंडेशन। इन्होंने कोई खास काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बाबर की इनहेरिटेंस थी बांटी अपने भाइयों में, बट अपने भाई मिर्ज़ा कामरान से ही लड़ाई होती रहती थी। इन्होंने चौसा में शेर खान सूरी को हराया, शेर खान सूरी से हार गए खुद, और कनौज में भी हार गए। उसके बाद ये उड़ गए ईरान में चले गए सफ़ाविद की शरण में। 1555 में आए और 1 साल में मर गए। फिर अकबर जी आ गए। अकबर जी 13 साल की उम्र में ही इंडिपेंडेंट, 13 साल की उम्र में एम्परर बन गए। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा मैं तो इंडिपेंडेंट होऊंगा, बैरम खान और डोमेस्टिक हेल्पर्स से, वर्कर्स स्टाफ से। और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स चलाई, वो हम पूरा अपने फ्लो चार्ट में समझ भी चुके हैं कि इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाई। 3 पार्ट्स में इनको पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले सूरीज, अफगान्स, मालवास, गोंडवाना और अपना भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेक्स के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन चलाई। चित्तौड़ को और रणथंभौर को सीज़ कर लिया, कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने गुजरात में मिलिट्री कैंपेन चलाई, ईस्ट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चलाई। फिर मिर्ज़ा हाकिम तो साथ साथ लड़ाई कर ही रहा था अपना भाई। फिर नॉर्थ वेस्ट में पहुँचे, वहाँ पे कंदाहार, कश्मीर और काबुल को लिया। फिर डेक्कन की तरफ चले गए। डेक्कन में क्या किया, बेरार, खानदाश और अहमदनगर को सीज़ किया, बट अपना ही बेटा जो प्रिंस सलीम था, सलीम चिश्ती नहीं है उसका नाम, सलीम चिश्ती तो दरगाह है जहाँ पे जो सूफी सेंट है, उनके कारण उनसे वो माननी थी मन्नत, उसके बाद ये पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम प्रिंस सलीम रखा गया था, जिसने बाद में अपना नाम जहांगीर बना लिया। जहांगीर मीन्स पूरी दुनिया का, जहां मीन्स पूरी दुनिया का कॉन्करर, इसने अपना सेल्फ नेम रखा था। अब जहांगीर ने क्या
अब जहांगीर ने क्या किया, अपनी मिलिट्री कैंपेन्स को कंटिन्यू रखा। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ था, उसने इनका जो रूल था एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उन्होंने कैंपेन्स लॉन्च करी सिक्स के अगेंस्ट, अहोम्स जो नॉर्थ ईस्ट में उनके अगेंस्ट अहमदनगर में, बट वो लेग सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर जी का लेग सक्सेसफुल कैंपेन के बाद उनके अपने बेटे ने प्रिंस खुर्रम ने तंग करना शुरू कर दिया और उसने भी उनको पॉइजन देके मार दिया। और प्रिंस खुर्रम बाद में क्या बन गया, शाहजहां। शाहजहां मीन्स पूरी दुनिया का एम्परर। इनके टाइम पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुई और इन्होंने आगे डेक्कन में अपना मिलिट्री कैंपेन को कंटिन्यू रखा। और इनके अपने नोबल ने इनको धोखा दिया, बट शाहजहां ने अपने नोबल जो क्या था, एक अफगान नोबल था खाजहां लोदी, उसको हरा दिया। उसके बाद इन्होंने कैंपेन करी अहमदनगर में और अहमदनगर में फाइनली 1632 में ये जीत गए। फिर उन्होंने बुंदेलास को हराया और चास को सीज़ किया, बट एक कैंपेन में अनसक्सेसफुल हो गए, बल्क की जो उज़्बेक में थी। और कांदाहार हार गए सफ़ाविद को, सफ़ाविद अपना कांदाहार लूट के वापस ले गए और बट इन्होंने बीजापुर को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद शाहजहां जी के बेटे ने जो औरंगज़ेब था, उसने अपने रूल के चक्कर में अपने भाइयों को मार दिया और एक भाई दारा शुको था उसका, और शाहजहां जी को जेल में बंद कर दिया कि यहाँ बैठे अपना ताजमहल देखते रहो। उसके बाद औरंगज़ेब आ गया। औरंगज़ेब बहुत ही रुथलेस था, वो अपनी बहुत सारी उसने कैंपेन्स करी और हर कैंपेन में वो अपने दुश्मन खड़े करते गया। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में होम्स के अगेंस्ट कैंपेन करी और बट फिर से होम्स वापस आ गए 1680 में। फिर नॉर्थ वेस्ट में उसने कैंपेन करी यूसुफजई और सिक्स के अगेंस्ट, बट टेम्परेरी सक्सेसफुल हुआ, फिर से वो वापस आगे लड़ने के लिए। उसके बाद उसने राजपूत के साथ भी पंगा लिया, उनके इंटरवेंशन करने की कोशिश करी जिससे रेबेलियन फेस करनी पड़ी। फिर मराठास के साथ भी पंगा लिया जो शिवाजी थे और शिवाजी उसके पूरे अगेंस्ट हो गए और उन्होंने भी अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर जो आर्मी थी खड़ी करनी शुरू कर दी और मुगल से लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो जितना कुछ ये सब बना था इसके टाइम पे सब कुछ खिलरना शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनका अपना बेटा था प्रिंस अकबर, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट रिबेलियन कर दी और उसको खुद को सपोर्ट किससे मिली, डेक्कन सल्तनत से और सफ़ाविद और सफ़ाविद इन ईरान, और वो वहाँ पे चला गया। और इसने क्या किया, औरंगज़ेब ने डेक्कन सल्तनत के अगेंस्ट रिबेलियन कर दी, बीजापुर को अनेक्स किया, गोलकोंडा को अनेक्स किया। फिर पर्सनली उसने मैनेज की डेक्कन में कैंपेन्स अगेंस्ट मराठास जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था एंड बट इसको नॉर्थ इंडिया से भी सिक्स जट्स और सतनामी से भी लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ती थी और नॉर्थ ईस्ट में होम्स और डेक्कन में मराठास से। इसके बाद इसकी डेथ के बाद जितने भी रूलर्स आए वो लेटर मुगल्स बोले जाते हैं, वो वीक मुगल रूलर्स कहलाए जाते हैं बिकॉज उसके बाद ये एम्पायर बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो गया और फिर हमारे इंडिया में एंट्री होगी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो ये हमने ये 2 पेजेस किए हैं अभी। अगर ये समझ आ जाएंगे तो बाकी का चैप्टर भी इजी हो जाएगा। तो ये मैंने कोशिश करी है इजी करने की ताकि आप लर्न कर पाओ अच्छी तरह।